मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एंडी डुफ्रेन की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंडी एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज एंडी को उसकी वाइफ और वाइफ के मजनू के मर्डर के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाता है। मूवी में हमें ये आगे पता चलेगा कि क्या एंडी ने सच में अपनी वाइफ और उसके मजनू को मारा है या नहीं। वहीं एंडी को एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। मूवी का नाम है शोशैंक रिडेम्पशन। मेरे जिगर के टुकड़ों, इस जेल के कैदियों की कहानी बहुत इमोशनल है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ बिना कुछ गलत किए ही कैद हैं और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल के लिए बिता दी होती है। जब ये लोग जेल में आए थे तब इनको जेल के अंदर की जिंदगी बहुत अलग लगती थी, लेकिन अब बाहर की जिंदगी इनके लिए पूरी बदल गई थी। साथ ही जेल के कानून बहुत सख्त थे। अगर कोई गलती करता था तो उसके लोड़े लगा दिए जाते थे। उसकी ढंग से सुताई करी जाती थी। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एंडी एक दिन एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी चीज को अरेंज करा सकता है। बोले तो रेड बहुत बड़ा जुगाड़ी होता है। वहीं रेड को इस जेल में 20 साल हो गए थे। एंडी रेड से कहता है कि उसे इस जेल में एक हथौड़ी और एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम इस जेल में उस हथौड़ी से सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है, जब वो हथौड़ी आएगी तब तुम खुद ही समझ जाओगे। आगे रेड एंडी को वार्न करता है और उसको 3 कैदी दिखाता है और कहता है कि उन 3 कैदियों की तुम पर गंदी नजर है। वो लड़के बाज हैं और तुम्हारी लेना चाहते हैं। एंडी कहता है कि मैं उनको अगर बता दूं कि मैं गे नहीं हूँ तो? रेड कहता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और जब एंडी हथौड़ा देखता है तो मन ही मन सोचता है कि इसे सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। एक्चुअली में एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई हुई होती है। एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद वो 3 लोग जिनकी गंदी नजर एंडी पर थी वो उसे मौका पाकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। ये सिलसिला इसी तरह से अगले 2 साल तक चलता रहता है। एंडी ने कभी भी इसकी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। उसकी बॉडी पर हमेशा खरोचों के मार्क्स रहते और चेहरे पर अजीब सी खामोश। वहीं आगे एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें एंडी और रेड को भी चुना जाता है। उसमें हेडली नाम का इनका एक इंचार्ज होता है। वो थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए $30,000 किए हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं क्योंकि सारा का सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार को चला जाएगा। एंडी और उसका साथी रेड भी ये बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और कहता है, क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन उससे पहले वो उसे छत से नीचे फेंकता वो उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसमें कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन काल में अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी, मैं तुम्हारा ये काम फ्री में कर दूंगा। एंडी एक बैंकर था तो उसे लोगों को टैक्स बचाने के लिए काफी पैतरे आते थे। वो हेडली से कहते हैं, मैं तुम्हारा टैक्स बचा दूंगा, बस बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। वहीं कुछ दिनों बाद सभी कैदियों को जेल में एक फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसे वो 3 कैदी जो उसका बार बार शोषण करते थे उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे कमरे में ले जाते हैं जहाँ से फिल्म चलाई जा रही होती है। ये तो नालायक एंडी के साथ फिर से जबरदस्ती करना चाह रहे होते हैं, लेकिन एंडी जो तीनों में उनका हेड होता है उस पर जोर से वार कर देता है। इस वजह से वो एंडी को बहुत मारता है। एंडी को वो लोग इतना जख्मी कर देते हैं कि उसको 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उस कैदी को जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपनी सेल में जाता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसकी एंडी ने मदद करके $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उस कैदी को इतना मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। कुछ दिनों बाद इस जेल का जो वार्डन होता है वो जेल में आता है और एंडी के सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है। हेडली ने वार्डन को बताया होता है कि किस तरह से एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया है, इसलिए वो एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में जो बाइबल होती है वो उसे ले लेता है। वार्डन को भी बाइबल में यकीन होता है। एंडी की सेल में बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा होता है। वार्डन कहता है, वैसे मैं ये अलाउड तो नहीं करता पर कभी नजरअंदाज कर देना चाहिए। सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि वार्डन को भी हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही पल बाद वो लौट के आता है और वार्डन के हाथ में जो बाइबल होती है उसे लौटाता
मुस्कुराते हुए कहता है मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होता है, इसलिए वो एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी था जो काफी समय से लाइब्रेरी को संभाल रहा था। एंडी को उसके अंडर काम करना है। साथ ही साथ यहाँ एंडी दूसरे ऑफिसर्स की ITR भरना शुरू कर देता है। मतलब कि एंडी अब जेल में काम करने वालों का टैक्स बचाता था। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। उसको फिर से एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त जिसका नाम रेड है उसको बना लेता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है वो एक आदमी की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल इस लाइब्रेरियन की सजा सरकार ने माफ कर दी है, पर वो इस जेल से कहीं जाना नहीं चाहता है। उसे जिस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं, जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है। उसे लगता है अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। वहीं एंडी और रेड के समझाने से वो बूढ़ा आदमी ब्रुक्स जिस आदमी की गर्दन पर चाकू लगाया होता है उसे छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद सच में लाइब्रेरियन ब्रुक्स को बहुत बुरा लगता है। 50 साल में बाहर की रफ्तार बहुत बढ़ गई होती है। जहाँ पर पहले सड़क पर एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर भीड़ है और इस तेज रफ्तार और भीड़ भाड़ वाली जगह में ब्रुक्स सरवाइव नहीं कर पाता है और वो सुसाइड करके अपनी जान दे देता है। वहीं जेल में दिखाया जाता है कि वार्डन जेल में एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम के जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है ताकि उन्हें पता चल सके मेहनत से पैसे कैसे कमाते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है। वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है पर उसका ये पैसा ब्लैक होता है। एंडी उसकी मदद करता है। वो उसका पार्टनर ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी वो रैंडॉल स्टीफेंस के नाम से नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर कभी पुलिस को पता भी चलता है तो पुलिस ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ है। और ऐसा करके एंडी वार्डन के सारे ब्लैक मनी को वाइट कर देता है। अब जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है। टॉमी आज तक कई जेलों में जा चुका होता है, पर जब उसे पता चलता है कि आज तक एंडी ने कई लोगों की मदद की है तो टॉमी एंडी के पास जाता है और कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। वहीं एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और उसे पूछता है एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ और वाइफ के लवर का कत्ल किया था। वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले पल टॉमी के सामने रेड और एंडी होते हैं। टॉमी उन्हें बताता है कि एक बार वो एक जेल गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने उसे बताया था कि एक रात को एक घर में चोरी करने गया था। उस घर का ओनर जाग गया और उसकी पत्नी और ओनर को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर्स थे। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के लवर के मर्डर में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी तो बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है। ये सब सुनकर भी वार्डन एंडी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वो इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडी इनडायरेक्टली धमकी देता है और उससे कहता है कि वो कभी किसी को काले धन के बारे में नहीं बताएगा। इस बात पर वार्डन को गुस्सा आता है और वार्डन 1 महीने के लिए एंडी को कालकोठरी में डाल देता है। यहाँ बेचारा एंडी बेगुनाह है और उसे फिर से इतना सब झेलना पड़ रहा है। और साथ ही वार्डन एंडी जिस इंसान की गवाही से रिहा हो सकता था टॉमी को शूट करवा देता है और फिर वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो कहता है आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। वार्डन कहता है इसे 1 साल और कोठरी में रखो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया। अब जब 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद एंडी बाहर आता है तो उसके पास रेड आता है। एंडी पूछता है क्या तुम इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। रेड कहता है शायद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे दिमाग में काम बंद कर दिया जाएगा तब। एंडी कहता है मैं यहाँ से निकलकर मैक्सिको में समंदर किनारे एक बहुत सुंदर जगह है वहाँ जाऊंगा। कहा जाता है इंसान अपने आप को यहाँ खो देता है। मैं वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समंदर किनारे अपनी नाव रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली मारने के लिए निकल जाऊंगा। वहीं रेड ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है तुम सच कहते हो, अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, घुट घुट के जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। एंडी कहता है बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक काले पत्थर की
दीवार है और उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो जब भी तुम इस जेल से निकलोगे तुम वहाँ जरूर जाओगे। रेड पूछता है उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वार्डन उसका सारा काम खत्म करने के बाद एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट रखने के बाद एंडी को वार्डन अपने कपड़े देता है। वो कहता है मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। वार्डन तो बहुत कमीन छवि। इसके बाद एंडी वापस अपनी सेल में आ जाता है। वहीं रेड आज रात को बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सबकी सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसकी सेल के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं वार्डन को दिखाया जाता है कि जब वो जूते पहनने के लिए निकलता है तो उस बॉक्स उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं और तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन एंडी की सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है एंडी कहाँ है। रेड कहता है मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि एंडी कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकड़ पत्थर और दीवार पर ये अदंगी तस्वीर। उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो उनकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है और उनमें से एक पत्थर वो पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा हुआ था, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। अब तो भाई साहब सबकी फट जाती है। जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है एंडी ने बहुत बड़ी सुरंग बनाई होती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, पर एंडी नामुमकिन को मुमकिन करके यहाँ से भाग गया था। बोले तो एंडी भैया जबरदस्त। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, एक कंघी और वो हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी को रेड ने लाकर दी थी। ये वही हथौड़ी होती है जिससे एंडी पिछले 20 सालों से जेल में अपनी सेल की दीवार पर सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती वो उसे अपनी जेब में भरकर ग्राउंड में बिखेर देता। एंडी ने जब वार्डन के लिए आखिरी बार काम किया था तो वो वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और एंडी के पास जो बाइबल होती है वो उसे वार्डन की सेल्फ में उसकी तिजोरी में रख देता है। वार्डन को ये पता नहीं चल पाता है। वार्डन ने जो कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़े के अंदर पहन लेता है। साथ ही जो जूते वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे एंडी उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं एंडी सुरंग से बाहर कैसे निकला था। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। उसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से जहाँ से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया था वहाँ से भाग जाता है। हालांकि एंडी जिस पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा था। फिर अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पर वार्डन का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी जेल से ही उस आदमी के सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास इस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। इसलिए एंडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं 3 मिलियन यानी कि 2 करोड़। यानी कि एंडी ना सिर्फ आजाद हो गया था बल्कि वो बहुत अमीर भी है। एंडी के पास वार्डन के काले चिट्ठे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिसे वो प्रेस में भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन अपनी तिजोरी खोल कर देखता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो देखता है वहाँ पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने पेज को काट कर हथौड़ी के शेप का सांचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छिपाया करता था। और आज से 20 साल पहले वार्डन जब एंडी की सेल में गया था और उसमें एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर उसे वापस लौटाई थी, उस वक्त भी हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है और इससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करे वार्डन अपने आप को गोली मार देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की भी सजा को माफ कर दिया जाता है। उसे एक नौकरी दिलाई जाती है, पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ पर लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है। तभी उसको वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था और वो उस बड़े घास के मैदान में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। साथ ही पत्थरों की दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है और जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। वो कहता है तुम्हें वो जगह याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी, तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी ने लिखा होता है उम्मीद अच्छी चीज होती है बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी, और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वो समुद्र के किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव में बैठकर नाव ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो
उसने जेल में रेड से शेयर किया था और रेड ने कहा था उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल तक कर देती है, पर उम्मीद दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है, जिसकी बदौलत एंडी 20 सालों के न सिर्फ सुरंग बना पाया बल्कि उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया जो वो चाहता था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे चैनल पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम लोग कम मूवी अपलोड कर रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग हमारा साथ देते रहिए। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।